So hello everyone, welcome to the video. So in today's video, I'm going to share out my own experience from India to Canada. एंड वन मोर थिंग, दिस इज़ नॉट अ व्लॉग. जो इंडिया टू कनाडा का व्लॉग है वो कुछ दिन के बाद आएगा. एंड इस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है कि बोर्डिंग पास देने से पहले एयर इंडिया के स्टाफ ने मुझसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे एंड क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे रिक्वायर्ड थे एंड जो भी वहाँ पे इमिग्रेशन ने मुझसे पूछा. एंड स्टडी परमिट देने से पहले कनाडा में जो भी CBSE ऑफिसर या इमिग्रेशन ऑफिसर के जो भी क्वेश्चंस थे वो मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किए हुए हैं. एंड थ्रू आउट द वीडियो मैंने बीच बीच में कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में भी बताया है जो चीज़ें मुझे इंपॉर्टेंट लगी थ्रू आउट द जर्नी. लाइक जो भी चीज़ें आपकी हेल्प कर सकती हैं जिसकी वजह से कम क्वेश्चनिंग हो या तो वो चीज़ें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन की हुई हैं वीडियो में. सो गाइस, जो मेरी फ़्लाइट थी वो थी एयर इंडिया की 9 सितंबर को थी. तो मैं 8 सितंबर को शाम को दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुंच गया था. सो टर्मिनल नंबर 4 पे उन्होंने मुझे एक फॉर्म दिया जिसमें आपने अपना नेम मेंशन करना होता है, मोबाइल नंबर एंड मे बी ईमेल एड्रेस भी था वहाँ पे. आफ्टर दैट उसमें एक और पॉइंट होता है जिसमें आपने मेंशन करना होता है जो आपकी फ़्लाइट का नंबर है वो. एंड दो चीज़ें और होती हैं, बैच नंबर एंड सीट नंबर. वो आपने फिल नहीं करना होता क्योंकि वो तो बोर्डिंग पास पे लिखा होगा बाद में, सो आप उसे एम्प्टी छोड़ सकते हो. सो टिप नंबर 1, अपने साथ एक ब्लैक, ब्लू या कोई भी कलर का पेन लेके जाना क्योंकि आपको बीच बीच में फॉर्म्स फिल करने पड़ते हैं, 2-3 फॉर्म फिल करने पड़ेंगे. सो आपके पास होगा तो वो अच्छा रहेगा. फॉर्म को फिल करने के बाद जब मैं टर्मिनल की तरफ गया तो वहाँ पे बैग्स को सैनिटाइज किया जाता है, पर्टिकुलरली लैपटॉप बैग एंड जो आपका कैरी ऑन बैग होता है उसे सैनिटाइज किया जाता है. डिपेंडेंट ऑन द फ्लाइट कि कई फ्लाइट्स में सिर्फ आप एक बैग लेके जा सकते हो फ्लाइट में. मेरी वाली में लैपटॉप बैग अलग था एंड कैरी ऑन लगेज अलग था. सो बैग सैनिटाइज करने के बाद वहीं पे टर्मिनल के बाहर ही चेक किया जाती है आपकी टिकट्स एंड आपका पासपोर्ट, ठीक है. एंड उसके बाद वो टेम्परेचर चेक करते हैं वहीं पे. लाइक जो आपका टेम्परेचर है, बॉडी का टेम्परेचर है, वो 100.4 फ़ारेनहाइट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. दैट इज़ 38 डिग्री सेल्सियस में भी. एंड अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर इससे ज़्यादा है देन वो आपको अलो नहीं करेंगे एंटर करने के लिए. बिकॉज अगर आपका टेम्परेचर इससे ज़्यादा हो जाता है देन इट इज़ कंसिडर्ड एज अ फीवर एंड फीवर इज़ अ कॉमन सिम्टम ऑफ कोविड-19. देन एंटर करते ही वहाँ पे स्क्रीन से लगी होती है, वहाँ पे तुम देख सकते हो कि चेक इन आपका कब और कितने बजे कौन से काउंटर पे स्टार्ट होगा. एंड जब भी मैंने वहाँ से एंटर किया था तो चेक इन स्टार्ट हो चुका था मेरी वाली फ्लाइट का. मैं अप्रोक्सीमेटली पहुँचा था वहाँ पे 7:30 पे. सो चेक इन तब तक स्टार्ट हो चुका था. सो जब मैं लाइन में लगा सो अप्रोक्सीमेटली 15-20 स्टूडेंट्स मेरे आगे थे उस टाइम पे. तो अभी सीन ऐसा हुआ कि वहाँ पे 2 काउंटर्स थे एयर इंडिया के जहाँ पे 2 स्टाफ मेंबर्स बैठे हुए थे. एक पे एक लेडी थी, एक पे एक सरदार जी थे. सो पर्टिकुलरली सरदार जी ने एक स्टूडेंट को पहले ही रोका हुआ था. वो 15-20 मिनट से वहीं पे खड़ा था लड़का, उनसे जाने नहीं दे रहे थे. मे बी उसके पास एफिडेविट नहीं था. सो आई वाज सेइंग कि मेरी बारी उस तरफ ना सरदार जी के पास ना है, बिकॉज मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने बोला था कि जो वहाँ पे सरदार जी हैं वो क्वेश्चंस बहुत पूछते हैं. सो आई वॉज थिंकिंग कि मेरी बारी यहाँ पे आ जाए तो ज़्यादा सही रहेगा. सो जब हम उन्हें अपने डॉक्यूमेंट्स दे रहे थे वो उन डॉक्यूमेंट्स की पिक्चर क्लिक करके व्हाट्सएप पे भेज रहे थे. चीज़ मैंने नोटिस की थी वहाँ पे. बट फिर क्या हुआ सीन कि मेरी जो टर्न थी वो सरदार जी के पास ही गई एंड मैं उनके पास गया. तो मेरा क्या था, मैंने पहले से सोच रखा था कि मैं अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स एक साथ पकड़ा दूंगा. एंड यही चीज़ मेरे को ले जाती है मेरी टिप नंबर 2 की तरफ कि आपने डॉक्यूमेंट्स के 2 फोल्डर्स बनाने हैं. एक डॉक्यूमेंट का फोल्डर जो आपको दिल्ली एयरपोर्ट पे चाहिए होगा एंड दूसरे वाला आपको कनाडा इमिग्रेशन पे चाहिए होगा. सो जो डॉक्यूमेंट्स आपको कैनेडियन एयरपोर्ट पे चाहिए वो मैं आपको बाद में बता देता हूँ. और मैं दिल्ली एयरपोर्ट के बारे में बता देता हूँ कि आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स को अलग करके पहले ही रख लेना है. लाइक जब आपकी टर्न आएगी तो आपने उसे अपना पासपोर्ट, जो डिक्लेरेशन फॉर्म है जो आपने बाहर फिल किया वो पकड़ा देना है. एंड जो डॉक्यूमेंट अभी मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपने फाइल में अलग फोल्डर में डाल लेने हैं एंड वो सारे के सारे एक साथ ही उस जो भी बंदा बैठा हुआ, स्टाफ मेंबर बैठा हुआ, उसे पकड़ा देने हैं. तो अपना पासपोर्ट एंड डिक्लेरेशन फॉर्म देने के बाद आपने उसे देना है अपनी LOA, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, एंड योर ट्रैवल सपोर्ट लेटर एंड योर पोर्ट ऑफ एंट्री लेटर. अभी आपने उसे अपना एफिडेविट नहीं देना जो आपने बनाया हुआ है. एंड यही चीज़ हमें ले जाती है मेरी टिप नंबर 3 की तरफ, दैट यू हैव टू हाईलाइट द मेन पॉइंट्स जो आपकी ट्रैवल सपोर्ट लेटर में मेंशन किए हुए हैं. बिकॉज गाइस जो स्टाफ मेंबर सामने बैठा हुआ है हमें उसका काम ईजी करना है, ठीक है. सो हमने उसमें से मेन पॉइंट्स को हाईलाइट कर देना है पहले से. लाइक अगर आपकी सपोर्ट लेटर में मेंशन है सिंक्रोनस या लाइव क्लासेस तो तुम उसे हाईलाइट कर सकते हो. तुम और चीज़ें हाईलाइट कर सकते हो जैसे जिसमें मेंशन है कि तुम्हारा आना या तुम्हारा ट्रैवल वो असेंशियल है, डीम्ड असेंशियल है, तो उस टाइप की चीज़ें तुम्हें हाईलाइट करनी है. मैं अपने वाली भी ट्रैवल सपोर्ट लेटर की पिक्चर डाल दूंगा जिसमें मैंने जो चीज़ें हाईलाइट की हैं तुम लोग देख सकते हो. क्योंकि किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो पूरी की पूरी ट्रैवल सपोर्ट लेटर को अच्छे से पढ़ेगा, ठीक है. हमें ऐसी चीज़ों को हाईलाइट करना है जो चाहते हैं हम कि वो सामने वाला बंदा उन चीज़ों को रीड करे.
एंड गाइस ये चीज़ें मैं वैसे नहीं बोल रहा हूँ, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंसेस अपने चैनल के ऊपर डाले हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेजेस में अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं एंड मेरे फेलो क्रिएटर्स ने भी बहुत सारी इन चीज़ों के ऊपर वीडियोस बनाई हैं। सो उन्हीं चीज़ों का मेन क्रक्स है ये सारे पॉइंट्स। सो इन चीज़ों का ध्यान रखना तुम लोग भी। सो बिफोर मूविंग फर्दर, अगर आपको इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड फॉर लेटेस्ट अपडेशन रिलेटेड टू ट्रैवल और स्टडी वीज़ा, यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। बाकी बहुत जल्दी तुम्हें चैनल के ऊपर कनाडा के रिलेटेड व्लॉग्स मिल जाएंगे, सो यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। राइट नाउ बैक टू द स्टोरी। सो मैंने ये सारे डॉक्यूमेंट्स उन्हें दिए, मैंने एफिडेविट नहीं दिया था उन्हें, ठीक है। सो उन्होंने मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक किया, मेरी जो सपोर्ट लेटर था उसमें स्टूडेंट आईडी को मेरी ऑफर लेटर के साथ मैच करके देखा। देन ही सेड तुम्हारे पास कोई प्रूफ है इंटरनेट कनेक्टिविटी का, कोई एफिडेविट है? उसने डायरेक्टली मुझे बोला कि एफिडेविट है तुम्हारे पास। मैंने बोला येस आई एम हैविंग। तो मैंने वो निकाला, अपने साइड बैग में रखा हुआ था मैंने उसे, तो मैंने निकाल के दे दिया। ही वाज सेटिस्फाइड विद दैट। अब सिर्फ दो चीज़ें रह गई थी, या तो उसने मुझसे क्वेश्चनिंग करनी थी एंड मेरी वो जो डॉक्यूमेंट्स थे उनकी पिक्चर को व्हाट्सएप पे जिसको भी वो सेंड करते हैं वो करना था। बट ये चीज़ सबके ऊपर वैलिड नहीं है, सबसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, सबकी जो भी डॉक्यूमेंट्स की पिक्चर है उन्हें व्हाट्सएप पे सेंड नहीं किया जाता, रैंडमली वो ऐसा करते हैं। सो राइट नाउ आई वाज एक्सपेक्टिंग कि वो मुझसे क्वेश्चनिंग करेगा कि तुम्हारा जाना एसेंशियल क्यों है, जो भी तुम्हारा रीजन है इंटरनेट कनेक्टिविटी का या टाइम जोन का। सो पर्टिकुलरली अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं टाइम जोन का डिफरेंस वहाँ पे नहीं बोल सकता था, ठीक है। वहाँ पे मुझे इंटरनेट कनेक्टिविटी का बोलना ही पड़ना था, क्योंकि जो मेरा क्लासेस का शेड्यूल है वो लेट नाइट को नहीं है। सो मैं यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा, किसी की बातें सुन के तुम वही वाला रीज़न मत बोलो, ठीक है। ट्राई कि तुम्हारे जो सिचुएशन है तुम्हें उसके बारे में एक्सप्लेन करना है, राइट। जो मेरा शेड्यूल था वो लेट नाइट को नहीं था। सो अगर मैं वो चीज़ बोलूँ तो वो झूठी हो जाएगी या गलत हो जाएगी, ठीक है। सो तुम्हें अपने हिसाब से देखना है कि तुम्हारे ऊपर कौन सा पॉइंट ज़्यादा वैलिड लग रहा है। ये नहीं है कि अभी सभी टाइम जोन का बोल रहे तो तुम भी टाइम जोन का ही बोलो। अगर तुम्हारे पास टाइम जोन का डिफरेंस का कोई प्रॉब्लम नहीं है ज़्यादा, तुम इंटरनेट कनेक्टिविटी का बोल सकते हो, वहाँ पे कोई सीन नहीं होगा वहाँ पे। सो देन उन्होंने मेरे पासपोर्ट को एक बार दोबारा से चेक किया, पर्टिकुलरली इस पर लास्ट पेज जो एड्रेस वाला होता है उसे चेक किया। देन ही आस्क्ड मी अबाउट माई एड्रेस, तो मैंने उसे अपना एड्रेस बताया। सो वहाँ पे क्या हुआ कि उन्होंने मुझसे पूछा कि पर्टिकुलरली आप यहाँ पे कहाँ से हो। सो आई एक्सप्लेन्ड अबाउट दैट। सो उन्होंने वहाँ पे पर्टिकुलरली मेरे विलेज का नेम लिया। सो देन मेरे को लगा कि मे बी मेरे नॉन में होगा बंदा। सो मैंने उनसे पूछ लिया कि आप कहाँ से हो। सो मेरे को पता लगा कि उनका जो विलेज है वो मेरे विलेज के नियर बाय ही था। सो आफ्टर दैट उन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा मुझसे। उन्होंने जस्ट जो मैंने डिक्लेरेशन फॉर्म दिया था, उसे डिक्लेरेशन फॉर्म नहीं बोलते हैं, अब जो फॉर्म है वो कोई और फॉर्म है। आई से नाम था, मैंने सॉरी उसकी मैंने पिक्चर नहीं ली है, बट उसका आई से कुछ नाम था, ठीक है। डिक्लेरेशन फॉर्म नहीं था वो, कुछ और फॉर्म था वो। देन उन्होंने उसके पीछे कुछ नंबर वगैरह लिखा, नंबर नहीं था, कुछ लिखा था उन्होंने पीछे। सो उसे दे के उन्होंने कहा कि आप आ। सो उसके बाद चेक इन काउंटर्स होते हैं बहुत सारे, आप किसी भी चेक इन काउंटर के ऊपर जा सकते हो। सो पर्टिकुलरली जिनके पास मैं गया था, सो द गर्ल वॉज वेरी स्वीट एंड हेल्पफुल। पर्टिकुलरली जो मेरा कैरी ऑन लगेज था उसका वेट थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, बट उन्होंने वहाँ पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की। शी अलाउड मी टू टेक दैट स्टफ विद मी। तो एज आई मैंशन कि मैं एयरपोर्ट पे 7:30 पे पहुंच गया था। जो मेरी फ्लाइट थी वो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में 2:45 AM पे थी। सो काफ़ी जल्दी मैं पहुंच गया था एयरपोर्ट पे। सो जब मैंने वहाँ पे अपना लगेज चेक इन करवाया तो उन्होंने मुझे बोला कि आपकी कोई सीट प्रेफरेंस है। देन मैंने वहाँ पे बोल दिया दैट आई नीड अ विंडो सीट, बट आई थिंक वो सबसे बुरा डिसीजन था एट दैट टाइम। तो मैंने विंडो सीट इसलिए ली थी क्योंकि मुझे कुछ क्लिप्स शूट करनी थी अपनी वीडियो के लिए, बट 14 आवर्स के लिए तुम एक सीट पे नहीं बैठ सकते हो, ठीक है। तुम्हें कॉरिडोर में घूमना पड़ सकता है क्योंकि बस हो जाती है यार अगर तुम एक जगह पे बैठे रहोगे इतनी देर तक तो, या तुम्हें वॉशरूम यूज़ करना है तो जो विंडो वाली साइड बंदा बैठा है उसे निकलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वहाँ से, क्योंकि तुम्हें साथ वाले दोनों बंदों को डिस्टर्ब करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो चीज़ मेरे को थोड़ी अजीब लगी। एंड बाकी एक्सपीरियंस एयर इंडिया का ठीक था, बस वो मुझे लेग स्पेस वगैरह का अच्छा नहीं लगा और कुछ नहीं है वहाँ। एंड एक और चीज़ मैं पीछे भूल गया कि काफ़ी लोग बोलेंगे कि मे बी तुम्हारे नॉन में निकला बंदा, वो जो सरदार जी थे तब, तो उस कारण उन्होंने तुमसे कोई क्वेश्चनिंग नहीं की। सो मैंने बाकी स्टूडेंट्स से भी पूछा, किसी से भी मतलब जिनसे मैंने पूछा मतलब जिनसे मैंने पूछी है ये चीज़, तो उनसे क्वेश्चनिंग उनके कोर्स के रिलेटेड ही हुई, बाकी कुछ क्वेश्चनिंग नहीं हुई। वो नॉर्मल है, जो ट्रैवल है वो थोड़ा थोड़ा नॉर्मल होता जा रहा है डे बाय डे। लाइक जैसे पहले क्वेश्चनिंग हो रही थी कि तुम्हें अगर टाइम जोन का डिफरेंस है तुम्हें अपना शेड्यूल दिखाना पड़ेगा, तुम्हें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अगर तुम्हें इंटरनेट कनेक्टिविटी की इशू है तो भी तुम्हें कुछ ना कुछ एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो वैसे क्वेश्चंस मतलब जिनसे मेरी बात हुई उनसे वैसे क्वेश्चंस नहीं पुट किए गए, उनसे उनके कोर्स के रिलेटेड ही पूछा गया वहाँ पे। तो आफ्टर दैट जैसे तुमने अपने बैग्स को चेक इन कर दिया, उसके बाद इमिग्रेशन पे जाना होता है,
सो एज आई मेंशन मैं जल्दी पहुंच गया था एयरपोर्ट पे। सो इमिग्रेशन काउंटर सभी के सभी खाली थे, एक दो को छोड़ के, ठीक है, लाइंस वगैरह नहीं थी, ठीक है। सो वहाँ पे जब मैं गया तो मेरे से जस्ट उन्होंने मेरा पासपोर्ट एंड बोर्डिंग पास लिया। आफ्टर दैट मुझसे पूछा कि तुम्हारा कोर्स कौन सा है, जस्ट दैट। उसके बाद उन्होंने मुझे अलाउ कर दिया आगे जाने के लिए। एंड एक चीज़ मैं पीछे भूल गया, लाइक मैंने तुम्हें कहा था कि पेन लेके जाना। अगर तुम जल्दी जा रहे हो तो तुम्हें जो आपका बोर्डिंग पास होता है उसके ऊपर गेट नंबर नहीं लिखा होता, वो तुम्हें आगे जाके खुद चेक करके लिखना होता है। सो आई वुड अगेन से कि तुम अपने साथ एक पेन को ज़रूर लाओ। तो यहाँ पे एक और टिप, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी एयरपोर्ट पे पहुंचो, क्योंकि ये चीज़ मैंने खुद नोटिस की कि जैसे जो स्टार्टिंग में स्टूडेंट्स थे उन्हें कम टाइम लग रहा था आने के लिए, मतलब जो भी क्वेश्चनिंग वगैरह थी वो कम हो रही थी, बट जैसे जैसे स्टूडेंट्स बाद में आ रहे थे सो उनसे ज़्यादा क्वेश्चनिंग हो रही थी, इमिग्रेशन पे भी एंड वैसे भी जो स्टाफ मेंबर करते हैं वो भी। तो देन सिक्योरिटी चेक आ जाता है। सिक्योरिटी चेक वाले सारे के सारे बंदे बहुत बढ़िया थे, वो बीच बीच में मजाक कर रहे थे एंड काफ़ी अच्छे थे, वो फ्रेंडली सा उनका बिहेवियर था। सो दैट वाज फाइन। सो देन जो मेरी फ्लाइट थी वो टर्मिनल नंबर 15 से जानी थी। सो मैं टर्मिनल नंबर ड्यूटी फ्री क्रॉस करते टर्मिनल नंबर 15 आ जाता है, क्योंकि एयर इंडिया की फ्लाइट है तो वो तो सबसे पहले, मतलब जो एयर इंडिया का टर्मिनल है वो तो सबसे पहले ही आएगा। सो पर्टिकुलरली मेरा जो सारा का सारा एयरपोर्ट का प्रोसेस था, मैं 7:30 पे पहुंचा था। एट 9 o'clock मैं अपने टर्मिनल के ऊपर पहुंच चुका था। वहां पे जाके मैंने खाना वगैरह खाया। हाँ, एक और चीज़, तुम अपने साथ खाना लेके आ सकते हो अपने बैग में, ठीक है, उसमें कोई सीन नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर तुम्हारी लेट नाइट फ्लाइट है या तो तुम वहां से खरीद भी सकते हो, वो तो तुम्हारी मर्जी है, बट वो इतना अच्छा नहीं होता है। तुम अपने साथ लाओ, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। एंड एक और इम्पॉर्टेंट थिंग कि अपने साथ ना एक जैकेट ज़रूर लेके आना, ठीक है, क्योंकि अगर लेट नाइट फ्लाइट है तो एयरपोर्ट पे भी कई बार ठंड लग रही हो सकती है, बट जो प्लेन है उसमें तो ठंड लगती है, तो तुम लेके ही आना। ऑलमोस्ट जितने भी स्टूडेंट्स मेरी फ्लाइट में थे उन सबके पास जैकेट थी वहां पे। एक और रीजन है कि कनाडा में अभी भी थोड़ा सा ना वेदर फोगी सा हो गया, तो ठंड हो चुकी है यहाँ पे भी। सो राइट नाउ मैं होटल में हूँ, तो यहाँ पे जो क्लीनिंग वगैरह है वो खुद ही करनी पड़ रही है, बिकॉज जो क्वारंटाइन है उनके रूम की क्लीनिंग नहीं कर रहे स्टाफ मेंबर्स, ठीक है। तो अभी मैं बेडशीट लेने गया था यहाँ से नीचे स्टाफ मेंबर के पास ना, तो मैं 5 मिनट के लिए गए, मेरे कान ठंडे हो चुके थे बिल्कुल, ठीक है। तो एज कम्पेयर टू इंडिया तो यहाँ पे ठंड है, अभी स्टार्ट हो रही है भले ही अभी, बट यहाँ पे एज कम्पेयर टू इंडिया ठंड है। लाइक अगर मैं पंजाब की बात करूँ तो पंजाब में तो अभी प्रॉपरली गर्मी चल ही रही है, बट यहाँ पे एज कम्पेयर टू दैट वेदर ठंड है। सो अपने साथ एक जैकेट जरूर लेके आना, दैट इज प्रेफरेबल। सो जो मेरी फ्लाइट थी उसका टाइम अब चेंज हो चुका था, जो 2:45 पे जानी थी अब वो जानी थी 2:15 पे आई गेस, ठीक है। तो उसके बाद बोर्डिंग जब स्टार्ट हुई, मेरे ख्याल से 1 AM के बाद ही स्टार्ट हुई थी बोर्डिंग। सो उसके बाद जो भी मतलब सीट्स थी ना उसके हिसाब से आपको फेस शील्ड, मास्क और सैनिटाइजर दे देते हैं। मैं सैनिटाइजर आपको अभी दिखा दूंगा, यहाँ पे पड़े हुए मेरे पास, मैंने यूज नहीं किया क्योंकि मेरे पास अपना ही सैनिटाइजर था। एंड अपना एक सैनिटाइजर जरूर लेके जाना अपने साथ में, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो देन जब बोर्डिंग स्टार्ट होती है देन वो आपको एक फेस शील्ड, फेस मास्क देते हैं, एक दिख रहा होगा तुम्हें, ठीक है, एंड कुछ सैनिटाइजर्स के पाउच देते हैं, ठीक है। वहाँ पे मेरे पास अपना सैनिटाइजर था तो मुझे इनकी ज़रूरत नहीं पड़ी। एंड वन मोर थिंग, जो आपने मास्क है ना अपने, जो आप घर से पहन के आ रहे हो, वो अगर तुम्हें N95 में कंफर्टेबल नहीं है, बिकॉज गाइस बहुत ज़्यादा देर तक तुम्हें एक ही मास्क पहन के रखना है वहाँ पे। सो अभी जो तुम अपना मास्क घर से लेके आ रहे हो वो अच्छा वाला लेके आना। आई वुड से N95 अगर तुम्हें कंफर्टेबल है देन तो ठीक है, बट अगर तुम्हें कंफर्टेबल नहीं है तो वो मत पहनना, क्योंकि तुम्हें पूरी जर्नी में एक मास्क को पहन के तो रखना ही है, ठीक है। वो दूसरों के लिए, तुम्हें अपनी सेफ्टी के लिए वो पहन के रखना है, ठीक है। तो तुम जिस भी मास्क में कंफर्टेबल हो, कपड़े वाला मास्क, तो तुम वो पहन सकते हो। मैं तुम्हें अपने वाला दिखा देता हूँ जो मैं लेके आया था। सो पर्टिकुलरली मैंने ये वाला मास्क लिया था, तो कंफर्टेबल है, कपड़े का है ये मास्क, सो यू कैन बाय इट फ्रॉम एनीवेयर। तो आई वुड से तुम्हें यहाँ पे अपनी सेफ्टी का ध्यान खुद ही रखना है, ठीक है। जब तुम मास्क उतार सकते हो बीच में, ऐसा नहीं है कि तुम्हें पहन के ही रखना है, तुम थोड़ी थोड़ी देर के लिए उतार भी सकते हो बीच में, ठीक है। एंड जिन पैसेंजर्स की सीट मिडल वाली होती है, लाइक 3 सीट्स होती हैं, तो जो मिडल वाली सीट होती है उन पैसेंजर्स को PPE किट वहीं पे दे देते हैं, तो वो उन स्टूडेंट्स को पहननी पड़ती है, ठीक है, या जो भी पैसेंजर होता है उसे पहननी पड़ती है। एंड जो PPE किट्स की क्वालिटी थी वो तो मतलब वैसे ही थी, लाइक जो वॉलमार्ट में जो कपड़े के लिफाफे होते हैं ना उस टाइप का स्टफ था उसका। सो दैट वाज जस्ट लाइक अ फॉर्मेलिटी। तो देन जब तुम अपनी फ्लाइट में एंटर करोगे तो वहाँ पे तुम्हारे बोर्डिंग पास को चेक किया जाएगा, एंड जब तुम अपनी सीट पे पहुँचोगे तो वहाँ पे पहले ही स्नैक्स रखे होंगे, वो किसी और के नहीं होंगे, वो तुम्हारे ही होंगे, तुम उसे खा सकते हो, ठीक है। वाइट कलर के डब्बे में होते, तुम्हें दिखा भी दूंगा जो थे वहाँ पे, ठीक है। ये गाइस बाहर धूप निकली है आज, कल धूप नहीं निकली, तुम्हें दिखाता हूँ मैं। लेट्स गो देयर। लेट्स चेक इट आउट।
वहाँ पे ऐसा हुआ कि मैंने सोचा हुआ था कि टेक ऑफ को मैं रिकॉर्ड करूंगा, बट रात थी तो क्या रिकॉर्ड करना था। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि फ्यूलिंग के लिए कहीं पे प्लेन को उतारेंगे, बट नहीं, वो प्लेन डायरेक्टली कनाडा में आके ही रुका था। तो एयर इंडिया में हमें 2 बार मील मिला था। लाइक एक बार हमें स्नैक्स मिले थे एंड फ्लाइट लैंड होने से 3 आवर्स पहले एक बार हमें मील दिया था उन्होंने। तो अभी फ्लाइट लैंड होने से 1 आवर पहले हमें 2 फॉर्म्स दिए, वो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ जाएंगे। एक था डिक्लेरेशन फॉर्म, ठीक है, एंड दूसरे वाला था कस्टम्स का फॉर्म, जिसमें अपने सामान के बारे वगैरह में लिखना होता है कि आप ऐसा कोई इलीगल सामान तो नहीं लेके जा रहे हो। एंड दूसरे वाले में आपको अपने पर्सनल डिटेल्स एंड आपका जो क्वारंटाइन का एड्रेस है वो आपने मेंशन करना होता है। जब फ्लाइट लैंड हो जाती है उसके बाद वो जो फॉर्म्स होते हैं वो तुम्हें संभाल के रखने होते हैं। आफ्टर दैट जो क्रू मेंबर्स होते हैं वो पैसेंजर्स को उतारना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा नहीं कि सभी को एक साथ उतार देते हैं, वो 50-50 करके थोड़े थोड़े करके उतारते हैं ताकि एयरपोर्ट पे भी रश ना पड़े, ठीक है। सो आई वुड से तुम जल्दी उतरने का वहां पे ट्राई करना, धक्के तुक्के ना देने लग पे हो, आराम ना, ठीक है, कोई सीन नहीं है एडा। तुम जितना जल्दी उतरोगे तुम्हारा काम उतना जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तुम्हें लाइंस में वेट नहीं करना पड़ेगा अगर तुम जल्दी उतर जाओगे तो, ठीक है। तो मेरे साथ ऐसा हुआ था कि हमारा प्लेन लैंड हुआ था 7:30 पे एंड मैं उतरा था प्लेन से 8 o'clock, ठीक है। एंड 9 o'clock तक मैंने लगेज कलेक्ट कर लिया था एंड मेरा सारा का सारा काम बहुत जल्दी हो गया था। कहीं पे ज्यादा लाइंस में वेट नहीं करना पड़ा मुझे। तो गाइस काफ़ी स्टूडेंट्स को 2-2, 3-3, 4-4 घंटे भी लग जाते हैं इमिग्रेशन पे या वहाँ पे एयरपोर्ट के ऊपर। तो तुम ट्राई करना, तुम जितना ज़्यादा जल्दी वहाँ पे पहुँच जाओ, ठीक है। बातों में मत लगे रहना, ठीक है। अपना काम करवाना जल्दी से और घर पहुँचो, क्योंकि इतनी लंबी फ्लाइट लेके आए वो थके हुए हो गए, रेस्ट करो, ठीक है। सो अब जब हम फ्लाइट से उतरे तो वहाँ पे उन्होंने जो हमने डिक्लेरेशन का फॉर्म था और कस्टम्स का फॉर्म था उसे वो थोड़ा सा चेक करते हैं, वैसे ओवरऑल ही देखते हैं, कुछ ज़्यादा डीपली नहीं देखते। उसके बाद तुम रास्ते में जाते जाते अपने फ़ोन को वाईफाई से ज़रूर कनेक्ट कर लेना। अगर तुम पियर्सन एयरपोर्ट पे आ रहे हो तो पियर्सन ही लिखा होगा वहाँ पे। पासवर्ड में तुम्हें अपनी ईमेल आईडी डालनी होती है, राइट। और घर पे वगैरह पे फ़ोन कर लेना अगर तुम्हें करना होगा, क्योंकि बहुत दूर तक वहाँ पे चल के जाना होता है। एंड जो एलिवेटर्स हैं वो थोड़ी देर आगे जाके मिलते हैं, स्टार्टिंग में नहीं मिलते। सो आफ्टर दैट हम लोग लिफ्ट से नीचे गए एंड वहीं पे बहुत सारे काउंटर्स होते हैं, जो होता है इमिग्रेशन का स्टेज नंबर 1। वहाँ पे कुछ लोग होते हैं गाइड करने के लिए, तो कि तुम्हें कहाँ पे जाना है। वहीं पे पीआर होल्डर्स को अलग कर देते हैं एंड स्टूडेंट्स को अलग कर देते हैं। एंड राइट नाउ लेफ्ट साइड की तरफ कुछ मशीन्स लगी होती हैं जहाँ पे तुम्हें अपना पासपोर्ट स्कैन करना पड़ता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को करना पड़ता है, बट हमारी बारी में पता नहीं क्यों उन्होंने हमें उस तरफ नहीं भेजा, हमें उन्होंने डायरेक्टली दूसरी साइड भेज दिया। हमें कोई स्कैनिंग वगैरह नहीं करनी पड़ी वहाँ पे। तो राइट नाउ वहाँ पे बहुत सारे काउंटर्स हैं, जो भी काउंटर फ्री होगा तुम्हें वहाँ पे भेज दिया जाएगा। वहाँ पे तुम्हें अपना कस्टम का फॉर्म, डिक्लेरेशन फॉर्म, योर पासपोर्ट, हाँ या यही सब तुम्हें वहाँ पे देना होता है, ठीक है। उसके बाद जो कस्टम्स का फॉर्म है वो नहीं, वहाँ पे नहीं रखते। जो आपका डिक्लेरेशन फॉर्म है उसे हाफ कर देते हैं, काट देते हैं बीच में से, और हाफ को आपको दे देते हैं, हाफ वो वहाँ पे रख लेते हैं। एंड वो पूछते हैं कि आप फर्स्ट टाइम ट्रैवलर हो, जस्ट दैट। आफ्टर दैट तुम्हें पूरा घूम के आना पड़ेगा उन काउंटर्स के पीछे से। वहाँ पे एक ऑफिसर खड़ा होता है, ठीक है। वहाँ पे तुम्हें अपना कस्टम्स का फॉर्म वो ले लेते हैं वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद तुम्हें इमिग्रेशन वाली जो मेन इमिग्रेशन है उस वाली लाइन में जाना होता है, ठीक है। एंड मेरी बारी में तो वहाँ पे सिंगल लाइन थी, बट जब मेरे को स्टडी परमिट मिल चुका था उसके बाद वहाँ पे 3 डिफरेंट लाइंस बना दी थी। सो जैसे मैंने कहा, तुम जितना जल्दी प्लेन से उतरोगे तुम्हारा काम उतना ज़्यादा जल्दी हो जाएगा, तुम्हें लाइंस में नहीं लगना पड़ेगा। एंड देन वहाँ पे कुछ काउंटर्स होंगे, जो भी काउंटर फ्री होगा तुम्हें वहाँ पे जाना पड़ेगा। वहाँ पे भी जो भी मतलब ऑफिसर्स हैं काफ़ी अच्छे हैं, स्वीटली बात करते हैं, कोई ऐसा बड़ा सीन नहीं है कि वो बहुत रूड हैं या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आती है वहाँ पे। तो आई वॉज थिंकिंग कि भाई मेरी किसी मेल ऑफिसर के पास टर्न है। जो स्टार्टिंग में बैठे हुए थे ना ऑफिसर्स, वो बहुत अच्छे से स्वीटली बात कर रहे थे, क्योंकि सीन ऐसा हुआ कि मेरे आगे एक लेडीज थी, शी वॉज फ्रॉम तमिल। सो वो तमिल या हिंदी बोल रहे थे वहाँ पे। सो ऑफिसर को तो आती नहीं थी, वो तो मतलब अंग्रेज था तो उसे नहीं आती, बट ही वॉज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हर, ठीक है। तो उसने वैसे डॉक्यूमेंट्स को देख के उनका सारा काम कर दिया, ऐसे कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की। एंड वहाँ पे एक लेडी भी थी जो काफ़ी गुस्से में थी एंड थोड़ा सा मतलब रूडली नहीं बोल सकते, बट उसके जो वॉइस का टोन था वो थोड़ा हाई लेवल पे था, ठीक है। वो थोड़ा गुस्सा थी, जो भी स्टूडेंट्स था वो मतलब स्टूडेंट अच्छे से आंसर नहीं कर पा रहा था उसके क्वेश्चंस को। अभी प्रॉब्लम ये हुई कि मैंने एक स्टूडेंट को सुना, ठीक है। उसका जो ऑफिसर था उसने स्टडी परमिट दिया, ठीक है। एंड ऑफिसर ने उसे कहा कि वो फुल टाइम मतलब जो पार्ट टाइम वर्क नहीं कर सकता है, ऑफ कैंपस वो काम नहीं कर सकती है। सो आई वॉज थिंकिंग कि मेरे को प्रॉब्लम ऐसा हुआ कि मेरे एक सब्सक्राइबर ने मेरे को पहले भी एक बार वेबिनार की लिंक भेजा था, जिसमें बताया था कि जो स्टूडेंट्स हैं फॉल इनटेक वाले, ऑनलाइन वाले,
वो वर्क नहीं कर सकते हैं कनाडा में आके, ठीक है। वो अपनी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं बट यहाँ पे आके काम नहीं कर सकते। तो जो मेरी टर्न थी वो 17 नंबर काउंटर के ऊपर आई। सो वो जो लेडी थी वो थोड़ा धीरे बोल रही थी। जाते ही मैंने उन्हें ग्रीट किया, सो शी हैव रिप्लाइड दैट। सो मैंने उन्हें अपना पासपोर्ट और जो मेरा डिक्लेरेशन फॉर्म है वो दिया वहाँ पे। एज आई मेंशन कि तुम्हें दिल्ली एयरपोर्ट पे अलग डॉक्यूमेंट्स का एक फोल्डर बना के रखना है एंड कनाडा के लिए अलग। सो यहाँ पे मैं तुम्हें कनाडा वाले डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता देता हूँ। सो जाते ही तुमने उसे अपना पासपोर्ट एंड जो आपका डिक्लेरेशन फॉर्म है, जो आधा हिस्सा डिक्लेरेशन फॉर्म का, वो दे देना है। एंड उसके बाद तुमने उसे डॉक्यूमेंट्स देने हैं, एक साथ देने हैं सारे, अकेला अकेला करके नहीं देना। LOA, ट्रैवल सपोर्ट लेटर जिसके ऊपर पॉइंट्स को हाईलाइट किया हो, ठीक है। उसके बाद पोर्ट ऑफ एंट्री लेटर देना है अलग से, ठीक, मतलब एक साथ ही वो सारे दे देने हैं। तो उसके बाद तुम्हें देना है अपना GIC सर्टिफिकेट, फी रिसिप्ट एंड अपनी IELTS का TRF। वो सारे डॉक्यूमेंट्स तुमने एक साथ उसे दे देने हैं, ठीक है। एंड एक और चीज़, अगर आपके पास क्वारंटाइन का कोई भी रिटर्न में है तो वो भी दे सकते हो। लाइक मैंने यहाँ पे होटल बुक किया हुआ था, तो मुझे जो ट्रांसक्रिप्ट थी, जो मेरा मतलब रिसिप्ट थी, वो मैंने वहाँ पे उसी में मतलब उन डॉक्यूमेंट्स में ही दे दी थी उन्हें। उसके बाद उन्होंने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को देखा एक बार, ठीक है। एंड एक और चीज़, अपने सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने पास अपनी फाइल में ही रखना, उसे अपने लगेज में मत डाल देना, ठीक है, क्योंकि तुम्हें वहाँ पे ज़रूरत पड़ सकती है। उसके बाद तुम्हारे साथ जो भी क्वेश्चनिंग होगी, जो भी डॉक्यूमेंट तुमने दिए हैं उसी के रिलेटेड होगी। लाइक उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने मई इनटेक में स्टार्ट क्यों नहीं किया अपना कोर्स। तो ऐसा मेंशन है कि जो मेरा कोर्स था वो मेरे कॉलेज ने मई में ऑनलाइन ऑफर नहीं किया था, बिकॉज मेरे कॉलेज ने खुद ही मुझे डेफर किया था वहाँ से, क्योंकि वहाँ पे तब ऑनलाइन का ऑप्शन नहीं था। तो उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका कोर्स कौन सा है, आपका कॉलेज कौन सा है, आपका कॉलेज है कहाँ पे, ठीक है। देन शी सेड कि जो आपकी प्रीवियस स्टडी है उसके रिलेटेड कैसे है आपका कोर्स। तो तुम्हें वहाँ पे कोई लॉजिकल अच्छे से आंसर देना है, एक्सप्लेन करना है अपनी चीज़ को, ठीक है। घबराना नहीं है, वो क्वेश्चनिंग करते हैं, ठीक है। कई बार ज़्यादा क्वेश्चनिंग करते हैं, कई बार कई स्टूडेंट से कम क्वेश्चनिंग करते हैं, ठीक है। इन माई केस उन्होंने मुझसे काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे थे। सो जब ये क्वेश्चनिंग हुई तो उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि आपके क्वारंटाइन का क्या प्लान है। सो मैंने वो डॉक्यूमेंट पहले ही पकड़ाया हुआ था। सो देन शी सेड सॉरी, हाँ मेरे पास डॉक्यूमेंट है आपके वो वाला। तो उन्होंने वहाँ पे चेक किया, सो उन्होंने वो सारा देखा, तो थोड़ा सा उसके रिलेटेड मुझसे पूछा। ये मतलब बाकी सब कुछ नहीं पूछा कि ग्रोसरी वगैरह कौन करेगा, बस उन्होंने उसे देखा और मुझे बोला दैट्स फाइन, ओके। फिर थोड़ा बहुत और भी क्वेश्चंस थे आई गेस। सो आई वुड से वो सभी के सभी स्टाफ मेंबर्स काफ़ी स्वीट थे, अच्छे से बात कर रहे थे, ऐसे आपकी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने का ट्राई कर रहे थे, ठीक है। अब काफ़ी बार ऐसा होता है कि मैं तुम्हें ये चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि जो क्वेश्चन वो पूछ रहा है उसे ध्यान से सुनो, फिर उसका आंसर दो, ठीक है। कई बार हमें ही लग रहा होता है कि हमने सही क्वेश्चन, मतलब जो उसने बोला है हम उसी का आंसर दे रहे हैं, बट हम कई बार कुछ और ही बोली जा रहे होते हैं और उसका क्वेश्चन कोई और होता है। लाइक मेरे साथ जो लड़की थी उससे कुछ और क्वेश्चनिंग मतलब वो ऑफिसर कुछ और पूछ रही थी, बट वो आंसर कुछ और दे रही थी और लड़की को लग रहा कि वो सही बोल रही है, बट एक्चुअल में वो क्वेश्चन को समझ ही नहीं रही थी। सो तुम्हें एक अच्छे से जो भी वो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं उन्हें ध्यान से एक बार सुनना है। अगर उसने सेम क्वेश्चन दोबारा तुमसे पूछा है, सो तुम एक बार ध्यान से उसके क्वेश्चन को सुनो, अंडरस्टैंड करो एंड देखो कि तुमने उसे गलत तरह से इंटरप्रिएट तो नहीं कर लिया है। बिकॉज जो उनका एक्सेंट होता है वो थोड़ा सा अलग होता है, वो थोड़ा फास्ट बोलते हैं। जो आइल्स में भी जो एग्जामिनर होते हैं वो थोड़ा सा धीरे बोलते होते हैं, बट यहाँ पे उनका जो नॉर्मल मतलब बात ही वो इंग्लिश में करते हैं, तो वो थोड़ा सा फास्ट बोलते हैं, तो कई बार हमें समझ नहीं आता। बट इतना भी कोई डिफिकल्ट नहीं है कि भाई नेक्स्ट लेवल इंग्लिश बोल रहे हैं, वो समझ आ जाती है अगर आपने आइल्स का एग्जाम दिया हुआ है तो। कोई सीन नहीं होगा। उसके बाद उन्होंने मेरा स्टडी परमिट प्रिंट किया, ठीक है, जो भी उस पर डिटेलिंग थी, फिर उन्होंने मुझे मेरा स्टडी परमिट दिया। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अपने स्टडी परमिट को ढंग से पढ़ लेना। कोई भी डाउट है, तुम्हें कोई भी चीज़ गलत लग रही है तो वहाँ पे पूछो। लाइक कई बार काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को 6 मंथ का स्टडी परमिट मिला है, मुझे 2 ईयर्स का ही मिला है। आई डोंट नो रीज़न उन्हें 6 मंथ का क्यों मिला। एंड कुछ स्टूडेंट्स को ये भी चीज़ बोली गई जिनको 6 मंथ का स्टडी परमिट मिला है कि वो ऑफ कैंपस वर्क नहीं कर सकते हैं। सो तुम्हें वहाँ पे कुछ भी है 1 मिनट लो, वो देखने को बोलते हैं, कुछ नहीं बोलेंगे। तुम अगर पढ़ने में ज़्यादा टाइम भी लगाओगे, ठीक है, थोरोली सारे को ढंग से पढ़ो एक बार। नीचे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं, वो भी पढ़ो, ठीक है। वहाँ पे लिखा होता है कि तुम काम कर सकते हो या नहीं कर सकते। लाइक अगर तुम्हें 6 मंथ का स्टडी परमिट मिल रहा है तो तुम वहाँ पे पूछ सकते हो, वो यही बोलेंगे तुम्हें कि तुम इसे बाद में एक्सटेंड करवा सकते हो, ठीक है। या कोई भी तुम्हें गलत लग रहा है कि तुम्हारा कोर्स इस डेट को खत्म होना है बट तुम्हारा स्टडी परमिट उससे पहले खत्म हो जाना। लाइक इन माई केस मेरा सीन ऐसा है कि जो मेरा वीज़ा है वो जल्दी खत्म हो जाएगा, बिकॉज मेरा मई इनटेक था तो मेरा वीज़ा तो पहले लगा हुआ था। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम एक्सटेंड करवा सकते हो अपने वीज़ा को बाद में, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यही चीज़ है, उसको ढंग से एक बार स्टडी परमिट को पढ़ो, अपना नाम के स्पेलिंग जो भी डेट्स वहाँ पे मेंशन है उन्हें ध्यान से एक बार देख लो। ऐसे जल्दी जल्दी में कि भाई स्टडी परमिट मिला, चलें हम जल्दी से यहाँ से, ठीक है, एंट्री मिल गई आपको, तो उसे एक बार ढंग से पढ़ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कुछ नहीं बोलने वाले,
ठीक है, क्योंकि बाद में तुम्हें प्रॉब्लम होगी बाहर जाके उसको चेंज करवाना, तो वो चीज़ प्रॉब्लम हो सकती है। तो वहाँ पे तुम करवा लोगे, जल्दी हो जाएगा काम, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए वहाँ पे तुम्हें। उसके बाद सर्विस कैनेडा तो एयरपोर्ट पे बंद ही था उस दिन, मतलब बंद ही है अभी तक तो मेरे हिसाब से। देन वहाँ से हमने लगेज कलेक्ट किया एंड सारा काम खत्म हो गया। वहाँ पे एग्जिट करना होता है एंड जो वो जो सारे डॉक्यूमेंट्स आपने उनको दिए ना ऑफिसर को, वो सारे डॉक्यूमेंट वापस कर देते हैं। एंड जो आपका डिक्लेरेशन फॉर्म का जो आधा पार्ट आपने उन्हें दिया था वो भी वापस कर देते हैं। एंड जब आप एग्जिट करने लगते हैं तो आपको वो जो फॉर्म है वहाँ पे देना होता है। एंड उसके बाद तुम कनाडा पहुंच चुके हो। एंजॉय योर क्वारंटाइन पीरियड, ठीक है, अपना टाइम को एंजॉय। एंड एक और चीज़, एज आई मेंशन कि तुम्हें जैकेट लानी है। तुम्हें कनाडा में मतलब ऐसे बाहर तो फोगी सा वेदर होगा, तुम्हें लगेगा ठंड है, बट एयरपोर्ट के अंदर हीटर्स वगैरह चल रहे होते हैं, सो वहाँ पे ठंड नहीं लगती, तो तुम वहाँ पे जैकेट उतार सकते हो और बाहर आके दोबारा पहन सकते हो, कोई सीन नहीं है उसमें। एंड जो मेन चीज़ मैंने अपने एक्सपीरियंस या जितने भी स्टूडेंट्स ने मुझे अपना एक्सपीरियंस हमारे चैनल के ऊपर शेयर किया है, उनके एक्सपीरियंस की चीज़ ये चीज़ मैंने ज़रूर नोटिस की कि अगर तुम डॉक्यूमेंट सारे एक साथ दे रहे हो, ठीक है, तो अपना भी टाइम सेव होता है और उस ऑफिसर का भी टाइम सेव होता है, तो वो चीज़ थोड़ी सी बेनिफिशियल हो सकती है। मे बी उसकी वजह से तुमसे कम क्वेश्चनिंग हो, या जो भी क्वेश्चनिंग होगी वो थोड़ी सी कम ही होगी, मतलब काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड होगी उन्हीं डॉक्यूमेंट्स के जो तुमने वहाँ पे दिए हैं। एंड ट्राई कि अपनी सपोर्ट लेटर में मेन पॉइंट्स को हाईलाइट ज़रूर करना।